हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये है मेरा पार्ट थर्ड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म का। ठीक है, और हमने पहले 13 बेसिक अकाउंटिंग टर्म को डिस्कस कर लिया है। ये मेरा है 14। तो जो डायरेक्ट ये देख रहे हैं वो आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, और जो अभी तक देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो कैसा लगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या। रिसिप्ट। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल और सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। देखो रिसिप्ट सिंपल क्या है ना कि जब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, या तो आप गुड्स बेच रहे हो या फिर आप सर्विसेज बेच रहे हो कोई सा भी, ठीक है, या कोई एसेट्स ही बेच रहे हो। तो जैसे आप कोई ने एसेट्स बेच दिया, आपके पास कोई करंट एसेट टाइप कोई था, अब आपका उसका काम नहीं है, आपने उसी को बेच दिया। या फिर गुड्स, जिस चीज का आप डील करते हो आप उसको बेच रहे हो। या सर्विसेज, लाइक आप टीचर हो, लाइक आप डॉक्टर हो, या आप जो भी हो, आप सर्विसेज दे रहे हो उसको और उसके बदले आपको पैसा आ रहा है। तो वो जो आपके पास वो अमाउंट जो रिसीव्ड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीट। अब ये रिसीट मेनली दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है आपका रेवेन्यू। नहीं, कैपिटल रिसीट क्या होता है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और सेलिंग एसेट्स। एग्जांपल, सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। देखो जो कैपिटल नेचर का जो एसेट था ना, जो लॉन्ग टर्म एसेट था, ऐसा कोई एसेट जिसका बिजनेस में यूज करते थे, जिसको आप रीसेल के लिए नहीं परचेज किए थे, जिसको खुद यूज करने के लिए परचेज किए थे, आप उसी को बेच रहे हो, आप एसेट्स को बेच रहे हो। जैसे आपने मशीनरी लिया था, आपने बिल्डिंग परचेज किया था, आपने फर्नीचर परचेज किया था, उसको आप सेल कर रहे हो और उसके बदले जब अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। अब चलते हैं नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसीट। ये क्या? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द sale of goods services. In other words, it is a receipt on amount of business transactions. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ना, जब हम कैपिटल रिसीट की बात करते हैं तो कैपिटल रिसीट ऐसा रिसीट है जो हम हमेशा नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई फिक्स एसेट था, कोई ऐसा एसेट था जिसका हमको यूज नहीं, हम उसको बेच दिए, हम उससे क्या हुआ, कुछ हमको इनकम आ गया, कुछ हमको अमाउंट रिसीव हो गया, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। और जो हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की, तो ये जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप गुड्स का कर रहे हो या सर्विसेज का कर रहे हो, उसको बेचने से जो भी आपके पास पैसा आया या आने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट। या फिर हमने देखा था पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन, उससे आपको जो भी पैसा आता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट। तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। रिसीट सिंपल ऐसे समझो, कोई भी पैसा आना क्या होता है, रिसीट हो जाता है इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, जो आप हमेशा नहीं कर सकते, कोई आप एसेट को ही बेच दिए, उससे जो पैसा आ गया वो आपको क्या हो गया, कैपिटल रिसीट हो गया। बट बात करें रेवेन्यू रिसीट की, जिसका बिजनेस करते हो, जो गुड्स बेचते हो, जो सर्विसेज आप देते हो, उससे जो पैसा आया उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ये मेरा 14 था। अब हम चलते हैं 15 पॉइंट की तरफ। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? Expenditure is the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods or services. Expenditure में भी देखो, एक्सपेंसेस क्या होता है ना, आप जो भी अमाउंट खर्चा कर रहे हो, आप स्पेंड कर रहे हो किस चीज के लिए, एक्वायरिंग एसेट्स के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। देखो आपका कोई बिजनेस है, आप सामान को कब बेचोगे, जो आप खरीद के लाओगे। मान लो आपका मोबाइल का कोई शोरूम है, तो आप पहले खरीद के लाओगे फिर उसको बेचोगे। तो उस खरीद को लाने के लिए जो आपको खर्चा होगा, या आप जो सर्विसेज दोगे, मान लो आप टीचिंग का सर्विसेज देते हो, उसमें जो आपको खर्चा होगा, आपको मतलब बोर्ड चाहिए या आपको लैपटॉप चाहिए, डिजिटल पेन चाहिए, इस सब के लिए क्या आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट स्पेंड करते हैं किस चीज के लिए, या तो आपको एसेट्स खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, या फिर सर्विस देने के लिए आपको खर्चा करना पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, ठीक है, और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। देखो कैपिटल नेचर का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो डे टू डे लाइफ में हम नहीं करते हैं, तो वो हम कब करते हैं, या तो कोई हम एसेट्स खरीद रहे हैं, जैसे मान लो हमने ना एक बड़ा सा बिल्डिंग खरीद लिया, क्यों, कि वहाँ एक अच्छा सा ऑफिस खोलेंगे, ठीक है। या हमने क्या किया, जो मेरा एग्जिस्टिंग मशीन था ना, हम उसको चेंज कर दिए। जैसे मान लो हमने बताया था ना कि 100 यूनिट पहले मेरा प्रोड्यूस करता था वन टाइम में, अब जो है वो 10,000 यूनिट वो प्रोड्यूस करेगा एक बार में। तो ये हमने क्या किया, उसका इम्प्रूव कर दिया, किस चीज को, एग्जिस्टिंग जो उसका कैपेसिटी था ना, जो उसका अर्निंग कैपेसिटी था, उसको हमने इंक्रीज कर दिया। अब ज्यादा यूनिट बनाएगा, ज्यादा बिकेगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इट विल गिव बेनिफिट टू द बिजनेस इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने जो मशीनरी खरीदा
एक ही साल यूज होगा? नहीं। हमने जो बिल्डिंग खरीदा उसमें एक ही साल ऑफिस रखा है? नहीं। उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मशीनरी खरीदा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, हमने कंप्यूटर और अच्छे अच्छे कंप्यूटर लगा दिए जिससे क्या होगा और अच्छे से काम होगा। ठीक है, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने बिल्डिंग खरीद लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑन द बैलेंस शीट। ये यही है, हमने बैलेंस शीट देखा था। ये यही है बैलेंस शीट में, ये जो है ना सारा कैपिटल नेचर का ये फिक्स एसेट्स है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स और सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी बट इट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब देखो दोनों में हम डिफरेंस बताते हैं क्या। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, जिसको अपने लोग ना आजकल न्यूज में आप कैपेक्स सुनते होंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट का न्यूज देखोगे उसमें एक वर्ड आता है कैपेक्स, मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपेक्स जो होता है वो कोई भी बिजनेस ना हमेशा नहीं करता है। वो क्या करता है, जब उसको लगता है कि नहीं अब हमको ना एक बिल्डिंग की जरूरत है, हमको ना कैपेसिटी बढ़ाना है, या मान लीजिए हमको एक और कारखाना खोलना है, हमको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, तो वो कभी कभी खर्चा करता है। और ये जो खर्चा होता है वो बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये ना आपको डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि यहाँ आपने देखा परचेज ऑफ गुड्स है, आप जिस चीज का कारोबार करते हैं, जो आप गुड्स बेच रहे हैं उसको खरीदना, या सर्विस देने में जो खर्चा है उसको, ठीक है, उसको खरीदना, या फिर ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि उसका कैपेसिटी तो इंक्रीज नहीं कर रहा है बट उसको मेंटेनेंस करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है जो कि 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करता है, इसमें कुछ खराबी आ गई, इसको ठीक करवाना, या इसका कोई पार्ट जल गया, हम फिर उसी पार्ट्स को चेंज कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। उसको डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं ऊपर। इसमें क्या होता है, देखिए एक ईयर का सारा खर्चा यहाँ लिखाता है, तो इस साइड इसको हम लिखेंगे। जैसे आप देखते होंगे इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो ये सब क्या, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस सब को हम कहाँ लिखते हैं? पीएल अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये भी एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। इसके नाम में भी आप देखते होंगे क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी कैसा है? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है इन नेचर, बट रिटर्न ऑफ मतलब चार्ज टू पीएल इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब देखो इसका नाम में क्या, देखो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। किसके? पीएल अकाउंट, मतलब पीएल अकाउंट जो बनता है उसमें खर्चा साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिख के कहानी खत्म कर देते हैं। बट ये डेफर्ड है। डेफर्ड क्या बोलते हैं? हम किसी चीज को डेफर करते हैं, मतलब किसी चीज को आगे ले जाते हैं। ये आप सुनते होगे कि तुम्हारा वो प्लान था ना, तो नहीं यार हमने उसको डेफर कर दिया, मतलब कि हमने उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये क्या बोलते हैं कि ये भी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, मतलब ये जाना चाहिए पीएल के डेबिट साइड ही, लेकिन हमने उसको डेफर्ड कर दिया, मतलब हम उसको अभी तो नहीं लेके गए, हम उसको बाद में लेके जाएंगे। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एसआरके को आपने एडवर्टाइज के लिए लिया है, उसने आपसे कितना 5 करोड़ रुपया लिया था, उसको आप क्या करेंगे? उसको आप मान लीजिए 5 ईयर में, 1 2 3 4 5, तो 1 1 करोड़ रुपया आप हर साल उसको कहाँ लेके जाएंगे? पीएल अकाउंट में। इसको हम क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, लेकिन इसको हम डेफर कर दिए। इसको हम एक साल में ना के इसको हम 5 सालों में लेके जाएंगे पीएल अकाउंट में। तो आई होप आपका ये भी समझ में आ गया। एक्सपेंडिचर देखा, फिर देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मेरा आई थिंक 16 पॉइंट होगा या अब आएगा पॉइंट नंबर 16, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? आप डेली लाइफ में बताओ क्या होता है? जो भी आप खर्चा करते हो उसका क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। तो बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। जो भी बिजनेस में जो भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंस।
मतलब आप कमाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। ठीक है, जनरली एक्सपेंस आर मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब देखो आप खर्चा किसको बोलोगे, जितना आप एसेट को यूज किए हो, जो भी आपको कॉस्ट लगा है या सर्विस देने के लिए जो भी आपने खर्चा किया उसको यूजुअली आई डेप्रिसिएशन, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, रेंट, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने भाड़े का कोई रूम लिया है या फिर कोई हॉल लिया है, कोई कारखाना लिया है, तो क्या उसका रेंट दे रहे हो। वेजेज, आपने लेबर सब रखे उसका वेजेस दे रहे हो। कोई मैनेजर रखते हो उसका सैलरीज दे रहे हो। आपने लोन पे, जैसे एचडीएफसी से हमने लोन लिया था, एचडीएफसी से आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन बिल दे रहे हो। देखो ये सब क्या नहीं, ये सब बिजनेस को रन करने के लिए, आपको रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, एन एक्सपेंस इज चार्ज मतलब डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो हमने पहले ही देख रखा है। क्या, ये डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं डेबिट साइड में, कहाँ, पीएल अकाउंट में। तो वही तो यहाँ है, एन एक्सपेंस इज चार्ज, कहाँ चार्ज होता है ये, डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके पास दो आता है, एक आता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए प्रीपेड आपको हमने समझाया था, जैसे प्रीपेड मोबाइल बिल आता है। प्रीपेड क्या होता है, काम होने से पहले एडवांस में हम पैसा दे देते हैं। जैसे इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, ये एक ऐसा खर्चा है जो आपने एडवांस में ही दे दिया कि लो तुम ये पैसा रखो, काम होता रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ना, आपके मॉर्निंग को आप मान लीजिए छोला भटूरा खाते हैं, ठीक, आपको रोज का आदत है, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, उसको ना 500 रुपीज दे दिया, या चाय वाले के साथ करते हैं लोग, और रोज मॉर्निंग को गए छोला भटूरा भी खा लिए, चाय भी पी लिए, और क्या किए, वो जो पैसा उसको दिए रहते हैं उससे वो माइनस होता रहता है। जब 500 खत्म हो जाता है फिर वो 500 रुपया और दे देते हैं, और रोज मॉर्निंग को उनका ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपेड। ये क्या होगा, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर टू ईयर्स। तो ये ईयर टू ईयर चलता है, आप डे टू डे समझ लीजिए कि आपने छोले भटूरे वाले को एक बार दे दिया, फिर आप डे टू डे खाते रहते हैं, जब वो पैसा का बैलेंस अवेलेबल है फिर खत्म हो जाता है, फिर आप पैसा दे देते हो। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस का जैसे एग्जांपल लें, एडवांस रेंट पेड। मान लीजिए आपने एक साल का देना है, मान लीजिए 5 लाख रुपया, आपने क्या किया, आप 10 लाख रुपया दे दिए 2 साल का, तो ये क्या होता है, ये प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। It's shown under the head current assets in the balance sheet, and in the next year it transferred to the profit and loss account। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या चीज लिखते हैं, उस साल का खर्चा। ठीक है, तो मान लो ये 2 साल है, इस साल का हमने दिया था उसको 5 लाख, और इस साल का हमने दिया था 5 लाख, तो ये जो इस साल वाला है इसको हम कहाँ लेके चले जाएंगे, पीएल अकाउंट में। बट जो प्रीपेड है, ठीक है, हमने आपको बताया था ये करंट एसेट्स होता है, मेरे पास संपत्ति, हम इसको यूज करेंगे और एक साल, ये अभी कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। बट जब हम इस ईयर में आएंगे तो ये तो इस ईयर का खर्चा हो गया ना, तो बैलेंस शीट से हटा के फिर उसको हम कहाँ लेके चले जाएंगे, इस साल वाले पीएल अकाउंट में, क्योंकि ये इस साल का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सब ना आप फिर पढ़ोगे, हम बस आपको एक बार इसलिए बता रहे हैं जब इसको हम फिर से बताएंगे नेक्स्ट या उसके बाद वाले चैप्टर में, तो आपको समझ में आना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ मैंने सुना था, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब सेकंड पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो बिजनेस में एडवांस तो बहुत कम होता है कि आप पहले उसको रेंट दे दो, पहले ये दे दो। नॉर्मली क्या होता है, आदमी काम करवा लेते हैं और पैसे बाद में देते हैं। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज नॉट बीन पेड बट द बेनिफिट देयरऑफ हैज बीन ऑलरेडी बीन अवेल्ड। आप बेनिफिट तो ले चुके हो बट आप उसको पैसा नहीं दिए हो। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब आपने अपने मैनेजर से काम करवा लिया है 2 मंथ या 1 मंथ, आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इट इज टर्म्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी काम आपने काम करवा लिया या आपने बेनिफिट ले लिया बट आपने रेंट नहीं दिया, मतलब आपने उसका एक्सपेंस नहीं दिया। जैसे आपका हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, आप उसमें 1 साल से रह रहे हो बट आप उसको रेंट नहीं दिए हो, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये क्या होता है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो सोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज। अब देखो इस दोनों का समझो, पहला देखते हैं डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके डेबिट साइड क्यों आएगा आउटस्टैंडिंग, क्यों, क्योंकि भाई हमको इस साल देना था, वो खर्चा है, हम अभी तक नहीं किया, उससे क्या, इसी साल का तो खर्चा है ना,
तो हम उसको यहाँ लिखेंगे खर्चे को। और दूसरा क्या है, सोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। देखो अपने लोग ने करंट लाइबिलिटीज तो पढ़ा है ना। करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, ऐसा लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर हमको पे करना है। तो पे करना है क्या लाइबिलिटीज, अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है मैनेजर का, तो हमको मैनेजर का सैलरी 1 साल से कम में ही देना है, हमको 1-2 महीने में ही उसको दे देना है। तो ये खर्चा तो है, पीएल अकाउंट में तो जाएगा, तो ऐसी लाइबिलिटी तो भी है आपका, आपका लाइबिलिटीज भी तो है, आपको देना तो पड़ेगा 1 साल से कम में, इसीलिए ये क्या बैलेंस शीट में भी दिखेगा। तो अगर हम देखें बैलेंस शीट तो ये यहाँ भी दिखेगा, ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर यहाँ भी आएगा आउटस्टैंडिंग। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, क्या एक्सपेंसेस भी आपका क्लियर हो गया। अब जो भी पॉइंट है, अब छोटा छोटा पॉइंट्स आएगा, ठीक है, आप फटाफट करते हैं क्योंकि जो बेस था आपका, जो भी बड़ा बड़ा था वो आपका खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि ये सब नॉर्मली है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा 17 आएगा आई थिंक, ठीक है। इनकम, इनकम क्या होता है, इनकम तो आपको बचपन से पता होगा क्या होता है, फिर भी देखते हैं। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज टर्म एज इनकम। देखो जो डिफरेंस होता है ना रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कोई गुड्स है 15,000 में, जिसको आपने सोल्ड कर दिया 21,000 का, तो कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, आपका एक्सपेंस कितना हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बना हुआ एक्सपेंस आपका कितना हो गया 15,000। आपने बेच कितना में दिया, आपने बेच दिया 21,000 में, तो आपका इनकम कितना हो गया, कितना हो गया इनकम 6,000। मतलब 15,000 का सामान आपने 21,000 में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट आपका क्या हो गया, मतलब इनकम आपका कितना हो गया 6,000 रुपया। ये 18 होगा ना, 18 आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, देखो प्रॉफिट समझने के लिए आपको पीएल अकाउंट चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही है, इसका नाम ही है। देखिए तो डिलीट करते हैं, देखिए इसका नाम ही है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है ना, इस साइड हमने पूरा एक्सपेंसिव लिख दिया, इस साइड हमने पूरा इनकम लिख दिया, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस साइड मेरा क्या हो गया, पूरा इनकम हो गया, इस साइड पूरा एक्सपेंस हो गया, जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन अब यहाँ देखिए प्रॉफिट भी दो तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। पहले देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्टली बोले डायरेक्ट कॉस्ट को हम यही समझते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाला फिगर, ये फिगर कैसे आया, देखिए ये मेरा सेल्स रेवेन्यू है, ये हमने सेल्स से बेचा, लेस रिटर्न हो गया, मान लीजिए हमने 1 लाख का बेचा और मान लीजिए 5,000 का क्या रिटर्न हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया टोटल 95,000 इतना का हुआ। और ये सारा डायरेक्ट कॉस्ट है जो आपको लगेगा ही लगेगा, जैसे परचेज हो गया, ठीक है। आप ऐसे समझो, इस सबको आप नेम बाय नेम मत देखो, आप डायरेक्ट सोचो कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है मान लो 80,000 का, ठीक। तो 95,000 का आपका रेवेन्यू आया और 80,000, ठीक है, 80,000 आपका क्या है, खर्चा है। तो हम क्या करेंगे उसी तरह, 95K का आपका क्या हो गया, आपका क्या रेवेन्यू आया, जिसमें एक्सपेंसेस आपका कितना है 80K, तो 15K आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ये भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ही है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, वैसे ही एकदम डिटेल में इसका एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड फाइनल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें 5 लेक्चर लग जाते हैं उसको पढ़ाने में। अभी आप सिंपली समझो, जो मेरा सेल्स से इनकम आया है, जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको हम जब घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस, इन केस expenses are more than revenue, it's a net loss। अब देखिए ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ कितना 15K। और भी कोई इनकम है तो वो सब हम लिख लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट से इनकम आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन मिल गया, जो भी है इसको हम इस साइड लिख लेते हैं।
और ये हम सारा ना एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए लास्ट में मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। जैसे कि मेरा 15,000 क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, 15,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया था, और ये सारा खर्चा मिला के मान लीजिए मेरा आ गया 12,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, ये मेरा क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यही हो गया कि नेट प्रॉफिट कब आता है, जब हम सारा एक्सपेंस को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बोल रहा है ये नेट लॉस भी हो जाता है। लॉस कब हो जाएगा, मान लीजिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो तो 15 के ही रहेगा, बट मेरा एक्सपेंस जो है ना वो मेरा हो गया आपका कितना, 20 के। मतलब मेरा प्रॉफिट था 15,000 का और हमने खर्चा कर दिया 20,000 रुपया, तो ये मेरा लॉस हो जाएगा कितने का, 5,000 का। देखो इसको आप ऐसे समझो कि प्रॉफिट कब होता है, जो भी मेरे पास रेवेन्यू आया उसमें से हम सारा खर्चा को माइनस करेंगे, मेरे पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट दो तरह का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको हमने एक बार आपको समझा दिया है, तो इसका जब वो वाला चैप्टर आएगा तो हम पूरे डिटेल में इसको जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका नाम है गेन। गेन कब होता है, गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। और देखो इसमें क्या ना, गेन हम उसको बोलते हैं कि जो काम हम हमेशा नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, उससे अगर हमको कोई ऐसे प्रॉफिट आ गया तो। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस था, ठीक है, आपने एक ना बिल्डिंग लिया था बड़ा अच्छा, ठीक है, इसको मान लीजिए आपने 10 ईयर तक यूज किया, तो आपको मन करे नहीं यार इसको हम सेल करते हैं, एक अच्छा सा लोकेशन पे एक और अच्छा सा बिल्डिंग लेते हैं ऑफिस के लिए, हमको यहाँ से ऑफिस शिफ्ट करना है। तो क्या आप हमेशा बिल्डिंग बेचते हैं क्या, नहीं। आपका मान लीजिए बिजनेस है मोबाइल फोन का, आप तो मोबाइल फोन बेचते हैं, हमेशा तो ये नहीं बेचते हैं। बट आज आप क्या करें, आज आप बिल्डिंग तो बेच रहे हैं ना। अगर इसमें जैसे प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, अगर इसका मान लीजिए आपका कॉस्ट कितना था, 50 लाख, और इसको आप बेच रहे हैं 55 लाख में, ये 5 लाख का जो आपका प्रॉफिट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गेन बोलते हैं। इरेगुलर नेचर के, आप हमेशा नहीं करते हो, आप कभी कभी ऐसा काम करते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे, ऐसा प्रॉफिट हुआ तो। अब चलते हैं नंबर 20 पे। नंबर 20 क्या है, लॉस। ठीक है, लॉस क्या होता है, ए लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। वो तो हमने ऊपर में ही देखा था। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, आपका जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा आपका खर्चा हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए आपका रेवेन्यू है कितना, 5 लाख रुपया, आपका क्या है, ये आपका रेवेन्यू, बट एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस आपने कर दिया 7 लाख का। तो बोलते हैं ना जितना पैसा आया ना उससे ज्यादा चला गया। आमदनी क्या होता है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ठीक है, 5 लाख का रेवेन्यू आया बट आपने खर्चा कर दिया 7 लाख रुपया, तो आपका 2 लाख क्या हो गया, 2 लाख आपका हो गया लॉस। यही बोल रहा है, और लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस आपका एक्सेस हो गया ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, रेवेन्यू से ज्यादा, may arise from normal business activities. It decreases the owner's equity. हमने आपको पहले बताया था ऑनर्स इक्विटी मतलब क्या, कैपिटल। अब मानिए अगर बिजनेसमैन इसमें 50 लाख का कैपिटल लगाया हुआ है, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि देखो यार 2 लाख का तो लॉस हो गया, तो तुम्हारा कैपिटल जो था 50 लाख रुपया, उसमें से हम 2 लाख कर देंगे माइनस, तो अब तुम्हारा कैपिटल कितना बचा, 48 लाख। तो ये यही बोल रहा है, इट डिक्रीज द ऑनर्स इक्विटी, या बोले तो कैपिटल, इससे कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द मनी और मनीज वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकरिंग अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव नो बेनिफिट। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं या तो मनी में लॉस हो सकता है, अभी अपने लोग ने देखा था ना कि मनी में लॉस हो गया, या दूसरा क्या बोलता है ना कि मनी वर्थ का भी लॉस हो सकता है, जिससे कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बट आपका जो सामान वो चला जाएगा। जैसे कि आपके यहाँ चोरी हो गई, कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, ठीक है, यहाँ चोरी हो गई, कोई आदमी आया आपका फर्नीचर था उठा के लेके चला गया, रात को आदमी आया कंप्यूटर उठा के लेके चला गया। उसके बाद है इट ऑल्सो, इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, लॉस ऑफ। अभी हमने ऊपर गेन देखा था ना, गेन हमने क्या देखा था कि ऐसा जो हम कभी कभी करते हैं उसमें कोई उनको प्रॉफिट हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो हम बिल्डिंग बेच रहे थे तुमको लॉस में बिके, ठीक है, ये कितना का था, ऊपर 50 लाख का था, ये मान लीजिए मेरा 40 लाख में ही बिके, कोविड का टाइम आ गया था, किसी के पास पैसे नहीं थे, उनको बेचना जरूरी था 40 लाख का, तो 10 लाख का क्या होगा मेरा लॉस तो हो गया ना, नुकसान।
इसलिए क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर का भी हो सकता है, जब कभी कभी करते हो उसमें भी आपको लॉस हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस ही बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डेटर। अब तो डेटर आप लोग वैसे भी समझ जाओगे। डेटर क्या होता है, मान लीजिए आप हो मिस्टर एक्स, आप करते हो क्या, सेल्स। ठीक है, सेल्स आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो कैश सेल्स, या आप कर सकते हो क्या, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में तो वो बंदा आया, आपको पैसा दिया, सामान ले गया, कोई दिक्कत बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा है क्रेडिट सेल्स, वो सामान तो अभी ले गया बट पैसा आपको कब देगा, मान लीजिए 1 मंथ में देगा। तो इस केस में इसका मान लीजिए नाम है जेड। आप देख होंगे पहले के जमाना, अब आजकल तो नहीं होता है, पहले आप देखते होंगे, अगर आपके आसपास में कोई शॉप होता था, अगर आप वहां जाते थे ना, अगर आप कैश में सामान लोगे तो आपसे कुछ नहीं पूछता था, आप उसको पैसा दो, सामान लो, अपने घर जाओ। बट अगर आप क्रेडिट में परचेज करोगे ना, उधार में, तो वो ना डायरी पे आपका नाम लिखता था। ठीक है, मान लीजिए आप जेड है तो जेड है, इतना अमाउंट का ये वाला सामान लेके गया, और जब आप उसे पैसा दोगे ना तो वो उसको काट देगा। ठीक है, अकाउंटिंग वो भी करता है बट वो अपने हिसाब से करता है, बट अपने लोगों को क्या पढ़ना, अपने लोग को एक्चुअल पढ़ना है कि अकाउंटिंग करना कैसे है। तो इस केस में जेड को हम क्या बोलेंगे, जेड को हम बोलेंगे डेटर। ठीक है, ए पर्सन हु ओन्स अमाउंट टू द इंटरप्राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। हमने क्रेडिट सेल किया और वो पर्सन जो मेरा अमाउंट रखा हुआ है, ठीक है, या तो वो गुड्स ले गया या फिर सर्विसेज ले गया, उसको हम क्या बोलेंगे, उस बंदा को हम बोलेंगे डेटर। आपने सामान सेल किया क्रेडिट पे और मिस्टर जेड ले गया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया डेटर। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ गुड्स आर सेल सोल्ड टू द पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर बिकॉज ही ओन्स द अमाउंट टू द इंटरप्राइजेस। ठीक है, वो अपना अमाउंट रखे हुआ है। द अमाउंट ड्यू इज नोन एज डेट। आप इसको देखो, डेट का मतलब लोन भी होता है। आप किसी से डेट लेते हो, आप किसी से लोन लेते हो, या फिर आपका ये सामान ले गया, आपका ये पैसा रखा हुआ, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि हमसे डेट लिया है। देखिए अगर हम अब नेक्स्ट की बात करें, बिल्स रिसीवेबल। देखिए बिल्स रिसीवेबल और डेटर में ना बहुत कम का अंतर है। डेटर क्या होता है ना, कि जब आप किसी क्रेडिट में सामान बेचते हो, आप उसको जानते हो। मान लीजिए ये आप है, ठीक है, आप अपने मोहल्ले में कहीं चले जाओ शॉप पे, वो आपको जानता है, वो आपको क्रेडिट में सामान दे देगा, क्योंकि वो आपको जानता है, समझता है यार ये बंदा तो पैसा दे ही देगा। बट आप ना कहीं अननोन के पास जाते हो, ठीक है, वो आपको नहीं देगा सामान। वो बोलेगा कि नहीं यार अभी हम कैसे दे दें, ये वो सारे नखरे देखें, वो आपको जान ही नहीं रहा आप कौन हो, फिर वापस आओगे या नहीं आओगे, या फिर कोई ज्यादा अमाउंट है, जैसे आपके मोहल्ले वाले को भी टेंशन हो गया यार ये पैसा दे तो पाएगा ना। तो उस केस में क्या होता है, सिंपली डॉक्यूमेंट बनता है। देखिए ये इसका एक चैप्टर है प्रॉपर, तो वहां हम पढ़ेंगे, आप सिंपली बस समझ लो। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें एक तरह से आप ना उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भाई 1 मंथ के बाद इस डेट को हम इतना रुपया तुमको हम दे देंगे। उसको क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। देखिए बिल्स रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर जब उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन ए स्पेसिफिक डेट, कि हम स्पेसिफिक डेट को हम इतना पैसा आपको दे देंगे, और वो आपके पास आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, बी आर, मेरे पास बी आर है। चलिए आप बात करते हैं 23, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, अभी हमने डेटर में देखा, हम क्या कर रहे थे, हम क्रेडिट सेल कर रहे थे, तो ऐसे हम क्रेडिट परचेज भी तो कर सकते हैं ना। मान लीजिए हमको एक रॉ मटेरियल का काम था, कितना, मान लीजिए 2,50,000 का, ठीक है, और हमने इसको क्रेडिट में परचेज कर लिया। हमने बोला कि पैसा ना हम तुमको कुछ दिन में दे देंगे, अभी पैसा नहीं है, तो हमने क्या किया, क्रेडिट में परचेज कर लिया। तो ये जो बंदा है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि इसको हमको पैसा देना है। तो क्रेडिटर क्या होता है, अ पर्सन टू हुम, ठीक है, एन इंटरप्राइजेज ओन्स अमाउंट, आप इसका पैसा रखे हुए हैं, क्यों, ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड क्रेडिटर। अगर आप किसी से क्रेडिट परचेज करके सामान लाते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर और डेटर को अच्छे से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ क्रेडिटर ऑफ ए फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट सिस्टम। मान लीजिए इसका नाम क्या हो गया, मोहन हो गया। आप क्या किया, आप मोहन से सामान लेके आए 2.5 लाख का, बट आप उसको पेमेंट नहीं किए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट 24 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल मीन्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट। देखो कोई भी ऐसा पेमेंट हो जो आपको स्पेसिफिक डेट पे ही देना है उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। जैसे कि अगर आप यहाँ अगर आप बोल देते कि हम ना तुमको मान लो कितना 25 ऑफ अक्टूबर 2021 को हम पेमेंट करेंगे इतना रुपया, मान लो 2.5 लाख रुपया, ये क्या हो गया आपका बिल्स पेबल। देखो बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल इसका एक चैप्टर ही है, हम उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप मेनली फोकस करो डेटर और क्रेडिटर पे। डेटर कौन होता है? जिससे हमको पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमको पैसा देना है। तो इस वीडियो में ना यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और हाँ यार, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अब बस का एक और पार्ट आएगा। अब जो भी टर्म है बहुत छोटा छोटा टर्म है, उसको हम जल्दी से खत्म कर देंगे। तो शायद इसका एक और फोर्थ पार्ट आएगा, ये शायद थर्ड पार्ट है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और ओके, देखने के लिए थैंक्स। ओके, बाय बाय।